प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक है जो विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम महत्वपूर्ण लवण यौगिके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लवण परिवार में हमारे सिलेबस में 6 लवण यौगिक होते हैं और कभी कभी इन लवणों का हमें नाम देकर इनका सूत्र पूछ लिया जाता है। तो इनका सूत्र किस प्रकार याद रखेंगे उसकी हम ट्रिकें देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला लवण यौगिक होता है साधारण नमक। इसका सूत्र होता है NaCl, अर्थात इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यदि हम दूसरा लवण यौगिक देखें तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात NaOH, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यदि हम तीसरा लवण यौगिक देखें तो तीसरा होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब यदि हम बेकिंग सोडा देखें और बेकिंग सोडे का सूत्र किस प्रकार याद रखते हैं वो देखें तो बेकिंग सोडे को खाने का सोडा भी कहते हैं और खाना हमारे काम वाली बाई बनाती है। तो इससे याद रखो, काम वाली बाई, काम वाली बाई, और काम वाली बाई और सो। अब देखो, इसको किस प्रकार याद रखेंगे। सो यानी क्या होता है सोडियम, बाई यानी क्या होता है बाई, और का यानी क्या होता है कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। अब यदि हम दावन सोडे का सूत्र देखें तो दावन सोडे को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, और कपड़े धोने का जो सोडा होता है, हम जब सोडा कपड़े धोने का साबुन लाते हैं तो 100 का नोट लेकर बाजार में जाते हैं। तो 100 का नोट से याद रखो 100 का नोट। 100 यानी क्या होता है सोडियम, का यानी क्या होता है कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को ही दावन सोडा कहते हैं, और इसके 10 दल के अणु जोड़ देते हैं तो दावन सोडे का सूत्र बन जाता है। अब यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखें तो जब कोई हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर छड़ाया जाता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो जो एक्सीडेंट करता है उस पर केस होता है। तो केस से याद रखो केस, केस से यानी के यानी क्या होता है कैल्शियम, और से यानी सल्फेट, और उसके साथ आधा जल का अणु जोड़ देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। अब हम एक एक लवण यौगिक को लेंगे और उनमें महत्वपूर्ण जो गुण है और इनका निर्माण किस प्रकार होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो लवण यौगिक होता है वो होता है NaCl। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, अर्थात जो हम खाना खाते हैं और खाना खाने में जो नमक काम में लेते हैं उसका जो सूत्र होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। आगे देखो, यदि हम इसका दूसरा गुण देखें कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किसे कैसे होता है कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल सार जब आपस में मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल और सार जब आपस में मिलते हैं तो लवण और जल मिलता है, और लवण और जल मिलता है, और ये लवण उदासीन होता है क्योंकि ये अपने गुण खो देता है। इसके कारण इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम प्रबल अम्ल का उदाहरण लेते तो प्रबल अम्ल में हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हमें प्रबल सार लेना है तो प्रबल सार लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, अब ये दोनों किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो देखो, इस सूत्र का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन से और एक क्लोराइड से। इस सूत्र का निर्माण होता है तो सोडियम से और एक हाइड्रोक्साइड से। अब इन पर संयोजकता लिखो, हाइड्रोजन पर +1 संयोजकता पाई जाती है, क्लोराइड पर -1 संयोजकता पाई जाती है, सोडियम पर +1 संयोजकता पाई जाती है, और हाइड्रोक्साइड पर -1 संयोजकता पाई जाती है। अब पहले वाले अभिकारक का तो धनात्मक ले लो, जब इसका धनात्मक लेंगे तो आगे वाले अभिकारक का ऋणात्मक लेते हैं तो ले लो। तो इसका धनात्मक लिए तो H+ और इसका ऋणात्मक लिए तो OH-। ये दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो ये बन गया जल। अब यहाँ तो क्या बचा, इसका तो धनात्मक बचा, इसका ऋणात्मक बचा। तो अब धनात्मक को तो पहले लिख लो, क्योंकि सूत्र में अधिकतर धनात्मक पहले लिखते हैं और ऋणात्मक को बाद में लिखते हैं। या दोनों की संयोजकता समान है तो कट जाती है, काट दो। तो किस क्या बना NaCl। अब ये जो लवण होता है वो प्रबल अम्ल और प्रबल सार से मिलकर बना होता है, जिसके कारण ये उदासीन हो जाता है। और जब ये उदासीन होता है तो इसकी जो pH होती है वो 7 होती है, pH 7 होती है। अब यदि हम उसके और यदि गुण देखें कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हम समुद्र का जो जल होता है, अब समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है। तो समुद्र के जल को
सुखाकर हमें सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब देखो यदि हम इसका आगे गुण देखें कि जो नमक के जो क्रिस्टल होते हैं वो बड़े बड़े आकार के होते हैं और इन क्रिस्टलों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, अर्थात अनेक प्रकार का अपद्रव उपस्थित होते हैं और अशुद्धियां या अपद्रव उपस्थित होने के कारण इस नमक को खनिज नमक कहते हैं, खनिज नमक कहा जाता है। यदि हम इसके और गुण देखें कि जो नमक होता है उसका जो उपयोग होता है वो गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा में किया था। इसके कारण हमारे जीवन में नमक का बहुत अधिक महत्व होता है। अब यदि इसका हम एक बार और अध्ययन करें तो देखो क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। अब यदि हम इसका निर्माण देखें कि जो सोडियम क्लोराइड का निर्माण प्रबल अम्ल, अब प्रबल अम्ल में कौन सा लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह प्रबल सार, तो प्रबल सार में कौन सा लेना है, NaOH की जब अभिक्रिया होती है तो जो लवण बनता है वो NaCl होता है। अब यहाँ अम्ल और सार दोनों प्रबल होते हैं जिसके कारण जो लवण होता है वो उदासीन होता है और उदासीन होने के कारण इसकी pH 7 होती है। यदि हम NaCl के और गुण देखें कि NaCl का निर्माण कैसे होता है तो NaCl को जो समुद्र का जल होता है, अब समुद्र का जल खारा होता है, इस खारे जल को सुखाकर ही हम सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। इसका जो NaCl है इसको हम भोजन में भी उपयोग में ला सकते हैं। देखो अब जो नमक होता है उसके बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, इन क्रिस्टलों में अनेक प्रकार के अपद्रव अर्थात अशुद्धियां होती हैं जिसके कारण इसका भूरा रंग होता है और इस भूरे रंग के कारण ही इस नमक को खनिज नमक कहते हैं। अब यदि हम आगे गुण देखें तो देखो कि जो नमक होता है उस नमक में महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी वह दांडी यात्रा होती है वो नमक से संबंधित होती है। अब देखो सबसे नोट में देखें कि जो नमक होता है जिसे साधारण नमक कहते हैं, ये साधारण नमक कई पदार्थ, अब जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे दावन सोडा भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में उपयोग में लिया जाता है। अर्थात इन सबका जो कच्चा पदार्थ के रूप में हम NaCl का उपयोग में लेते हैं। अब देखो अब NaOH का निर्माण किस प्रकार NaCl से करते हैं उसको हमें देखते हैं। तो देखो सबसे NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यदि इसका दूसरा नाम देखें कि NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। अब यदि हम NaOH का निर्माण देखें तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण NaCl से होता है, अर्थात NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कच्चा पदार्थ होता है और जब NaCl का जलीय विलयन लेते हैं और उस जलीय विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण इसका विद्युत अपघटन होता है और विद्युत अपघटन के कारण ही NaOH का निर्माण होता है। अब यदि हम इसके अभिक्रिया देखें कि किस प्रकार निर्माण होता है तो सबसे पहले NaCl ले लो और इसका जलीय विलयन ले लो, तो इसमें जलीय जल डाल दो। अब इसका क्या कर दो, विद्युत धारा प्रभावित कर दो, तो विद्युत धारा प्रभावित करने पर क्या होगा, विद्युत अपघटन। देखो अब किस प्रकार अभिक्रिया करता है तो NaCl का निर्माण कैसे होता है तो Na से और एक है Cl से। ऐसे जल का निर्माण कैसे होता है तो H से और एक है OH से। अब इनकी संयोजकता लिखते हैं, सोडियम पर +1 संयोजकता होती है, क्लोराइड पर -1 संयोजकता होती है, हाइड्रोजन पर +1 संयोजकता होती है और हाइड्रोक्साइड पर -1 संयोजकता होती है। अब यदि हम पहले वाले अभिकारक का धनात्मक लेते हैं तो दूसरे अभिकारक का ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि सूत्र में धनात्मक और ऋणात्मक से ही बनता है। तो ले लो, यहाँ ले लिए Na+ और यहाँ ले लिए OH-। अब यहाँ दोनों की संयोजकता समान होती है, कट जाती है, काट दो और पास पास लिख दो, सूत्र बन गया NaOH। देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है NaOH। अब देखो यदि हम आगे देखें, एक तो बचता है इसमें क्लोरीन और एक क्या बचता है, हाइड्रोजन। अब ये दोनों परमाणु के रूप में होते हैं, क्लोरीन का परमाणु होता है, हाइड्रोजन का परमाणु होता है। अब परमाणु कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं, अतः ये अणु में बदल जाते हैं। अतः क्लोरीन का अणु बदल जाता है और हाइड्रोजन का अणु बदल जाता है, अतः क्लोरीन गैस बन जाती है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब इस अभिक्रिया को क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। देखो अब इसको क्लोर सार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो इसमें क्लोरीन बनती है, इसलिए इसे क्लोर कहते हैं, और एक इसमें सार बनता है, सार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर सार कहते हैं। अब देखो अब यदि हम आगे देखें
कि एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। अब एनोड पर तो क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। यदि हम इसको याद रखने का तरीका देखें कि एनोड पर धनावेश होता है और कैथोड पर ऋणावेश होता है, अतः एनोड की तरफ तो ऋणात्मक आकर्षित होता है और कैथोड की ओर धनात्मक आकर्षित होता है। और हमने जानते हैं कि क्लोरीन पर -1 संयोजकता होती है, अतः ये प्लस की ओर आकर्षित होता है और हाइड्रोजन +1 संयोजकता होती है, अतः ये माइनस की ओर आकर्षित होती है। इसलिए एनोड पर क्लोरीन व कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। यदि हम आगे देखें कि कैथोड पर एक और विलयन प्राप्त होता है, अर्थात कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब यदि हम इसको वापस देखें तो देखो कि इसे देखें कि NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। यदि हम इसका उत्पादन देखें कि NaOH का जो उत्पादन होता है वो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि हम विद्युत द्वारा प्रभावित करते हैं तो इसका विद्युत अपघटन होता है और विद्युत अपघटन के द्वारा हमें NaOH का निर्माण किया जाता है। अब इस अभिक्रिया को क्लोर सार कहते हैं क्योंकि यहाँ एक तो यहाँ क्लोरीन बनती है, इसलिए इसमें क्लोर कहते हैं और यहाँ सार NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एनोड पर तो क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनता है और कैथोड पर एक और उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ NaCl जलीय विलयन में उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ एक्वस लिखते हैं। हाइड्रोजन द्रव अवस्था में, इसलिए यहाँ L लिखते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ हमें जलीय विलयन में उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ एक्वस लिखते हैं। क्लोरीन गैस में होता है और हाइड्रोजन भी गैस होता है, इसलिए यहाँ G लिखते हैं। अब हम आगे वाला लवण यौगिक देखते हैं तो आगे वाला लवण होता है विरंजक चूर्ण। अब जो विरंजक चूर्ण का यदि हम निर्माण देखते हैं कि NaOH में जो क्लोरीन गैस बनती है, ये क्लोरीन गैस होती है। इस क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने में यदि हम प्रभावित करते हैं तो शुष्क बुझे हुए चूने में प्रभावित करने पर हमें विरंजक चूर्ण बनता है। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि NaCl का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्लोरीन गैस बनती है और यदि इस क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने में यदि हम प्रभावित कर दे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखो किस प्रकार अभिक्रिया होती है। देखो सबसे पहले बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, ये होता है बुझे हुए चूने का सूत्र। अब इसमें क्लोरीन गैस प्रभावित कर दो तो देखो सबसे पहले समझने के लिए हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं Ca, अब ये दो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं O2H2। अब देखो सबसे पहले तो इस सूत्र में से जल बाहर निकल जाता है तो H2O बाहर निकल जाता है, तो जल बाहर निकाल दो H2। अब यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है CaO, ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है CaOCl2। अब यदि हम इसके उपयोग देखें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो देखो सबसे पहले तो विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को यदि शुद्ध करने के लिए अर्थात जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा है जो बड़े बड़े वस्त्र उद्योग होते हैं, उन वस्त्र उद्योग में विरंजक करने के रूप में अर्थात विरंजक के रूप में हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। जो कागज के उद्योग है उस कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, अर्थात रंगीन कागज का रंग उड़ाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो देखो यदि हम ये किस प्रकार विरंजक करता है उसको देखें तो देखो सबसे पहले विरंजक चूर्ण में एक क्लोरीन गैस होती है। ये क्लोरीन गैस जल से क्रिया करती है और जल से क्रिया करके ये हमें नवजात ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ H और Cl आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, HCl का, और क्या बनती है, नवजात ऑक्सीजन बनती है। इसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन जब रंगीन पदार्थों से क्रिया करती है तो देखो जैसे रंगीन है रंगीन पदार्थ, अब इस रंगीन पदार्थ की नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा दो प्लस नवजात ऑक्सीजन, तो ये नवजात ऑक्सीजन इन रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, अर्थात उसका रंग उड़ा देता है। अर्थात विरंजक चूर्ण का उपयोग हम विरंजक में करते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण के गुण व उपयोग आसानी से समझ में आ गए होंगे।
अब हम आगे की क्लास में जो बेकिंग सोडा, दावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।